जो सवाल पूछने वाले छात्र ने गूगली डाली, वो भरा हो सकता है ट्रेन कैडर भी होगा, और उस हाँ गूगली के अंदर ये क्लीन बोल्ड हो गए। हाँ हाँ, वो एक्चुअली इंटेंशन कुछ और था। पूरा अगर कन्वर्सेशन सुनेंगे तो बात कुछ और है कि भाई ट्राइबल को 10 पैसे मिलते हैं, हाँ, वो तो है। शेड्यूल कास्ट को 5 रुपए मिलते हैं, उतना ही बैकवर्ड को मिलता है। वो तमाम वो सब बातें हो रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्वेश्चन एक गूगली था जिसमें राहुल गांधी उस ट्रैप में आ गए। कांशीराम जी खुलकर कहते थे कि कास्ट मैकेनिज्म को, कास्ट ऑपरेशन को बाबा साहब को छोड़कर कांग्रेस के बाहर वाला कोई नेता अगर समझा होगा तो थोड़ा बहुत जवाहरलाल नेहरू समझे, उसके बाद थोड़ी बहुत इंदिरा गांधी समझी। इंदिरा गांधी। हाँ, लेकिन उनके बाद एक भी कांग्रेस का धाकड़ नेता नहीं, नहीं है जो इस कास्ट सिस्टम को, सोशल सिस्टम को इंदिरा समझ। गांधी की तो इंदिरा गांधी की कई चिट्ठियां हमने पढ़ी, जो जी, कि लगातार एट्रोसिटीज के ऊपर अपने सीएम को और ब्यूरोक्रेट्स को लगातार वो लिखती वो थी। समझ गई थी, वो समझ गई थी। आजकल राहुल गांधी ने ये सीख लिया है कि वो भले विदेश में रहे फिजिकली, हम्म। लेकिन उनकी चर्चा इंडिया में रहे, इसकी वो अच्छा। खबरदारी लेने में अभी वो सीख गए हैं। अच्छा। पहले वो नहीं था, पहले वो एब्सेंट दिखते थे। मीडिया में चर्चा में कैसे रहे हैं वो हाँ, समझ गए हैं। राहुल गांधी अभी विदेश में है और आरक्षण को लेकर उनके एक वक्तव्य ने बवाल मचाया हुआ है। बीजेपी और बीएसपी तमाम के निशाने पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। तमाम विषयों पर चर्चा होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नमा। जाने माने विधिविद प्रोफेसर सुरेश माने साहब, एडवोकेट सुरेश माने साहब, जो कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, देश भर में घूमते रहते हैं और लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन भी रहे हैं। हमारे साथ इस एपिसोड में है। राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं, इससे पहले भी गए हैं, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अभी लोकसभा चुनाव के बाद अमेरिका की यात्रा, ये यात्रा भी चर्चा में। वहाँ जो कुछ भी बोलते हैं लगातार वो आरएसएस, बीजेपी की पॉलिसीज को अटैक कर रहे हैं और बेबाक तरीके से एक्सटेम्पोर हिंदी, अंग्रेजी सब में भाषण दे रहे हैं, एक मैच्योर सुलझे हुए नेता की तरह। क्लैरिटी भी है, बहुत कुछ है। लेकिन आरक्षण पर उन्होंने एक टिप्पणी की है और टिप्पणी क्या है, उसके क्या मायने हैं? बीजेपी, आरएसएस और इधर के लोग और इधर बसपा सुप्रीमो मायावती, वो भी कांग्रेस पे पलटवार कर रही है। आरक्षण वाला क्या है मसला? और बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण रहेगा। मतलब कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। तो इस पे माने साहब की एक टिप्पणी, है ना, विस्तृत टिप्पणी लेते हैं। जी, माने साहब। इसमें एक मजे की बात है कि आजकल राहुल गांधी ने ये सीख लिया है कि वो भले विदेश में रहे फिजिकली, हुँ। लेकिन उनकी चर्चा इंडिया में रहे, इसकी वो अच्छा। खबरदारी लेने में अभी वो सीख गए हैं। अच्छा। पहले वो नहीं था, पहले वो एब्सेंट दिखते थे। मीडिया में चर्चा में कैसे रहे हैं वो हाँ, समझ गए हैं। हाँ, तो पहले वो एब्सेंट रहते थे, आजकल वो उन्होंने मेकओवर किया, और वो भले वो अमेरिका में हो, लंदन में हो, लेकिन उनकी चर्चा इंडिया में कैसी हो इसके बारे में अभी वो जागरूकता है उनमें। हुँ, लेकिन उनका जो सेंटेंस है वो है कि अब किसी छात्र ने पूछा, बोले जॉर्जिया में यूनिवर्सिटी हुँ। स्टूडेंट्स के सामने, हो सकता है वो भी इंडिया का ही होगा, वो कहीं हाँ, इंडिया का ही अमेरिकन होगा। सवाल, हाँ, तो हुँ, ये कोई अमेरिकन सवाल नहीं पूछेगा। और उसका सवाल ये है कि भाई आरक्षण कब तक जारी रहेगा। हुँ, और उसको लेकर राहुल गांधी जी की जो टिप्पणी है, कहा कि जब तक न्याय व्यवस्था नहीं बनती है तब तक हुँ। आरक्षण रहेगा। अब मतलब उसका जो सवाल था, जो सवाल पूछने वाला था, उसने गूगली डाली थी, वो उसमें राहुल गांधी थोड़े फंस गए। फँस उसने गए गूगली थोड़े से। क्या, हाँ, उसने क्या गूगली डाली थी कि आरक्षण कब समाप्त होगा, हुँ, और ये उसमें फंस गए कि जब न्याय व्यवस्था शुरू बनेगी तब वो समाप्त होगा। अब इससे एक तरह से
पॉलिटिक्स में क्या होती है, मंशा एक होती है और नीति एक होती और नीति, हाँ है। हाँ, तो यहाँ राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस की मंशा सामने आ गई। अब हो नहीं हो एक अलग बात है। अगर यहाँ पे अगर आप होते और मैं होता और कोई ये हाँ, सवाल खड़ा करता, ये तो हम लोग हाँ, जरूर कहते कि जब तक जातीय भेदभाव है तब तक आरक्षण रहेगा। ये वही वही सिंपल आंसर। यही मैं जो कह रहा हूँ कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कई लोग जानते हैं, राहुल गांधी का सोशल डिस्कोर्स अभी भी कच्चा है। ही इज इन लर्निंग प्रोसेस, कास्ट मैकेनिज्म, अनटचेबिलिटी मैकेनिज्म, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो ऊपर ऊपर वाला उनको दिखता होगा, समझता होगा, लेकिन जो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी होती प्रिजुडिस है, प्रिजुडिस सोशल सिस्टम की जो कॉन्स्पिरेसी है, इवन आप देखिए ना, मैं अभी अचरज में आपके लिए नया मुद्दा दे रहा हूँ कि अभी जो वर्गीकरण का जजमेंट है, उसमें ये वर्गीकरण का समर्थन जस्टिस चंद्रचूड़ करते हैं, बराबर, चंद्रचूड़ ने किया है। और कंधा गवई साहब का है। हाँ, वो तो है, वो तो दलितों की पुरानी बीमारी है, उसमें जज थोड़ा छूटता है। तो समर्थन दिया वर्गीकरण को चंद्रचूड़ ने, लेकिन चंद्रचूड़ का ही वो केरला के वो अपना तो कौन सा टेम्पल, वो जहाँ महिला को बंद है, वो हाँ अलाउड नहीं, हाँ शबरीमाला शबरीमाला सबरीमाला। शबरीमाला वो शबरीमाला टेम्पल का जजमेंट पढ़िए चंद्रचूड़ जी का, और उसमें चंद्रचूड़ ने इतना लिखा है कि किसी महिला को प्रवेश नहीं देना ये अनटचेबिलिटी के बराबर है, एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है, और अनटचेबिलिटी समाज का रोग है, जाति का रोग है, इसका विनाश करना चाहिए। इतना लिखा है कि लगता है ये बाबा साहब पढ़ के ही लिख रहे हैं। इस पे अलग एपिसोड करेंगे सिर्फ उस जजमेंट पर। और और इस जजमेंट में वो चंद्रचूड़ का जो पलट जो शबरीमाला जजमेंट में जो उनका दिमाग या चेहरा है, वो ना दिमाग ना चेहरा वर्गीकरण के जजमेंट में नजर आता है। ये भी एक बड़ी पीड़ा और मामला विडंबना का है। तो ये जो मैं अपन मुद्दा कह रहे थे कि सोशल डिस्कोर्स, सोशल अपलिफ्टमेंट, कास्ट ऑपरेशन, ये परसिक्यूटिंग करने वाली कल्चर, डिस्क्रिमिनेटरी कल्चर, अट्रोशियस कल्चर, इसको डील करने के बारे में, डायग्नोसिस करने के बारे में, अंडरस्टैंडिंग करने के मामले में, इसलिए मुझे याद आता है यहाँ कांशीराम जी खुलकर कहते थे कि कास्ट मैकेनिज्म को, कास्ट ऑपरेशन को बाबा साहब को छोड़कर कांग्रेस के बाहर वाला कोई नेता अगर समझा होगा तो थोड़ा बहुत जवाहरलाल नेहरू समझे, उसके बाद थोड़ी बहुत इंदिरा गांधी समझी, इंदिरा गांधी। हाँ, लेकिन उनके बाद एक भी कांग्रेस का धाकड़ नेता नहीं है जो इस कास्ट सिस्टम को, सोशल सिस्टम को इंदिरा समझ। गांधी की तो इंदिरा गांधी की कई चिट्ठियां हमने पढ़ी जो जी, कि लगातार एट्रोसिटीज के ऊपर अपने सीएम को और ब्यूरोक्रेट्स को लगातार वो लिखती वो थी। समझ गई थी, और हो सकता है शायद उनके एडवाइजर भी अच्छे होंगे, उस समय के कलीग भी अच्छे होंगे, कोई कलेक्टिव डिस्कशन होता होगा। आजकल नहीं होना या नहीं एडवाइजर अच्छे होना, ये भी कमी हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा साफ है कि जैसे आपने कहा, मैंने कहा, कोई भी कहता है कि जब तक कास्ट है, अनटचेबिलिटी है, तो ये रिजर्वेशन जारी रहेगा, और यही भले जवाब भले भले प्राइवेटाइजेशन करके उसको इररिलेवेंट जो भी बना दे, वो अलग बात। वो तो बनाया ही है, ये इन्होंने बनाई है, लेकिन यही न कहते हुए या राहुल गांधी के मुंह से ये ना निकलने के कारण राहुल गांधी हमले के लिए पात्र हो गए, और इसलिए बीजेपी के हाथ में एक नया शिकंजा मिल गया जी। बीजेपी के हाथ में एक हथौड़ा मिल गया। अब ये हथौड़े से राहुल गांधी, और हो सकता है ये लंबे दौर तक चलेगा, हाँ, हाँ, क्योंकि जिस तरह हम गोलवलकर का बयान बार बार कहीं भी रेफर बार बार करते हैं कोट से जी।
तो इसी तरह यही राहुल गांधी का बयान कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत दिन तक डैमेजिंग साबित होगा और कांग्रेस को उसकी सफाई बार बार देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी। तो यही उनके स्टेटमेंट ने कांग्रेस को बड़े मुश्किल में खड़ा किया। जबकि वो पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो कहने का मतलब है वो थोड़ा क्लैरिटी की कमी है, उसमें क्लैरिटी की कमी है। इसीलिए हाँ, मैंने कहा कहने कि का जो सवाल पूछने वाले छात्र ने गूगली डाली वो भरा हो सकता है ट्रेन केडर भी होगा और उस गूगली के अंदर ये क्लीन बोल्ड हो गए। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली इंटेंशन कुछ और था। पूरा अगर कन्वर्सेशन सुनेंगे तो बात कुछ और है कि भाई ट्राइबल को 10 पैसे मिलते हैं, वो तो है। शेड्यूल कास्ट को 5 रुपए मिलते हैं, उतना ही बैकवर्ड को मिलता है। वो तमाम वो सब बातें हो रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्वेश्चन एक गूगली था जिसमें राहुल गांधी उस ट्रैप में आ गए। यस, वही और इसका वही मैं राजनीतिक कह रहा हूँ कि उनका जो एक्सप्लेनेशन है बाद में, अब एक्सप्लेनेशन कोई देखेगा नहीं देखेगा ना वो। हेडलाइन कौन सी बनेगी, वो हेडलाइन बनी, तो इसलिए उनका एक्सप्लेनेशन नजरअंदाज होगा और भविष्य में यही स्टेटमेंट सामने आएगा जिसके का कांग्रेस को खामियाजा भुगत पड़ेगा। बीजेपी या और अन्य दल इसका कैपिटल जरूर करेंगे। सर एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, एक शॉर्ट रिप्लाई जी। ये पूरा दशक है जो 21वीं सदी का सबसे मोस्ट डिबेटेड इशू रहा है, कास्ट सेंसस और सोशल जस्टिस, आरक्षण एक तरह से इररिलेवेंट हो ही रहा है। लेकिन जितने दलित संगठन, तमाम इस तरह के लोग, बहुत बड़े-बड़े संगठन हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, अपने डिपार्टमेंट में भी नौकरी का जो है आउटसोर्सिंग हो गया, उस पे कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई भारत बंद नहीं। एजुकेशन का जो खासा हाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने 2-3 इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया इस वजह से समाज के लिए। फ्री एजुकेशन, सरकारी सेक्टर में रिजर्वेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये 3 मैं समझता हूँ कि लैंडमार्क है। 3 कि पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन, एजुकेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन। इसमें से एक बचा हुआ है, मुझे लगता है वो रहेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहेगा। 2 को पिछले अगर 10 साल में देखें तो 2 को एकदम इर्रेलेवेंट बनाने की तैयारी है। इस पे कोई आंदोलन क्यों नहीं? कोई आंदोलन भारत बंद क्यों नहीं? विदेश स्कॉलरशिप जाना हो, पढ़ाई करना हो, रोजगार का मसला हो, ये विमर्श का केंद्रीय बिंदु क्यों नहीं बन पा रहा? ये एक बड़ी विडंबना है। विडंबना इसलिए है कि एक तरफ का नौकरियों का अस्तित्व खत्म होना और आरक्षण की बंदरबाट होना, ये भी एक विडंबना है। विडंबना। दूसरी तरफ निजीकरण, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, लैटरल एंट्री वगैरह वगैरह, इन सब के माध्यम से सरकारी नौकरियों को लगभग प्राइवेट सेक्टर में डाला जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं। इसके खिलाफ देशव्यापी बड़ा आंदोलन क्यों नहीं होता? इसका एक बड़ा कारण है कि ट्रेड यूनियन सेक्टर कभी भी दलित लोगों के कब्जे में नहीं रहा। ये एक है। एक तो वो बड़े-बड़े संगठन तो है ना सर, सरकारी रिटायर्ड लोगों के, सरकारी लोगों के, बाबुओं के संगठन तो बहुत सारे हैं, बहुत पैसे भी मिलते हैं, रेलवे का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। उसके भी कारण है। एक, उनकी स्ट्रेंथ बड़े पैमाने पे कम हो चुकी है एससी एसटी संगठन ऑल इंडिया के, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं है और रिक्रूटमेंट नहीं होने के कारण इनकी मैन पावर बड़े पैमाने पे घटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरे देश में फैले हुए, जैसे रेलवे का उदाहरण है, तो ये ऑर्गेनाइज है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इनका साउथ जोन का अलग है, नॉर्थ जोन का अलग है, सेंट्रल जोन का है, वेस्टर्न जोन का अलग है। तो इसमें पूरे देश को प्रभावित करने वाली ना यंत्रणा है ना लीडरशिप है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे में से बड़ी पैमाने पे अब दलित, आदिवासी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, ये भी आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। नहीं, 2 अप्रैल 18, 5 मार्च 19, फिर अभी 21 अगस्त 24, इसमें तो आंदोलन हो गया, भारत बंद भी हुआ, 2 बार सरकार झुक भी गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टर्न डाउन करना पड़ा। लेकिन आरक्षण का रिश्ता एजुकेशन से है।
एजुकेशन नहीं, भी एक मतलब बहुत सारे ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, संगठन हैं जी। अपने देश में एजुकेशन कभी भी किसी का एजेंडा नहीं है, चलिए किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। मुझे दलितों बताओ, का भी नहीं, पिछले दलितों का दलितों भी का नहीं। बेचारा, नहीं, दलितों का बेचारा छोटे मोटे वाला है, वो नेशनल एजेंडा कैसा बनेगा? दलितों का छोटे मोटे लेवल पे है, दलितों का एजेंडा तो कोई नेशनल एजेंडा बनता ही नहीं। कास्ट एनिलेशन दलितों का एजेंडा है, बना क्या कभी नेशनल एजेंडा? रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर है, कभी बना क्या? एजुकेशन बना क्या? नहीं बना। अभी भी नेशनल एजेंडा जो बनता है वो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी या डोमिनेंट सोशल कम्युनिटी, इनकी तरफ से आता है। दलित कितना भी चाहे, लेकिन उसका नहीं बना। एट्रोसिटी एक्ट के समय के कारण बनने की कुछ वजह थी, जो कुछ कारण थे, मामले संवेदन वाले थे। यहाँ अब ध्यान में रखिए, पहले एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए, दलित के लिए अनएजुकेटेड आदमी आंदोलन में आता था, अब नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि एजुकेटेड आदमी अनएजुकेटेड आदमी के उत्थान के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करता है। तो ये सोचता है मैं इसके लिए क्यों चला जाऊं, मैं भी अपने रोजी रोटी के लड़ाई में रहूं। तो वो भी एक तरफ का गैप निर्माण होना, ऑल जी इंडिया लेवल जी जी उस तरफ की नेटवर्क लीडरशिप नहीं होना, ये भी फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। जी। और इसलिए बड़े आंदोलन थोड़े खड़े हुए ना, अब आजकल लेफ्ट के भी नहीं आंदोलन खड़े हो रहे, ये लेफ्ट भी के भी सच नहीं हो है। रहे। इवन इंटक, कांग्रेस का इंटक कहाँ है? इंटक कहाँ है? इंटक जैसा संगठन नजर नहीं आता। तो ये दलित आंदोलन को भी प्रभावित करता है और वही देखने को मिल चलिए, रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन के केंद्रीय तत्व में बोधित्व, विजडम, और इसके लिए उन्होंने सरकार से सिर्फ डिमांड नहीं की, अपने प्रयास से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी बनाया, प्रिंटिंग प्रेस भी खोला, अखबार भी निकाले, सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज भी बनाया। तो जिस दिन दलित राजनीति के केंद्र में उसका केंद्रीय तत्व शिक्षा बनेगा, उस दिन समझिए, जब इसको इमोशनल मुद्दा बनाया जाएगा कि आपके बच्चे अब अनपढ़ और गँवार रहेंगे, शायद उम्मीद करता हूँ कि उस दिन जो है ना एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। आप सुन रहे थे सुरेश माने साहब को। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ माने साहब के साथ सबरीमाला के एपिसोड पे। एक चर्चा तो बनता ही है। सबरीमाला और क्रीमी लेयर दोनों मिला के चर्चा हम लोग करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। चलो, शुक्रिया, जय भीम। थैंक यू सर।